चलो बच्चे लोग फटाक से जो है हम लोग अपना नेक्स्ट वाला सेशन कंटिन्यू करते हैं। और कम्युनिकेशन पर मेरे साथ डिस्कशन चल रहा था। क्लास जो है मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये वाली रीज़न है इसकी, 1 या 2 दिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं गिवन टाइम पर जो हमारा टाइम तय हुआ था उस पर नहीं पहुँच पाया था। तो आई थॉट कि आपको जो कंटेंट मिसिंग है उसका रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवाया जाए। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, जो हमारा एडीआई का जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से जो कम्युनिकेशन वाला जो सेक्शन है, कम्युनिकेशन जो सेक्शन है वो मेरे साथ देखने वाले हैं। तो हम लोग इसमें फटाफट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो कम्युनिकेशन के जो एमसीक्यूज हैं उसके लिए मैंने आपके लिए बेहतरीन कंटेंट तैयार किया हुआ है। आप मेरे साथ रिलैक्स होकर ये कंटेंट पर फोकस करेंगे और चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लगभग मैंने वैसे ही क्वेश्चन डाले हैं जैसे हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को कोशिश ये करना कि एक तो आंसर करना फटाफट, और दूसरा ये कि जो मैं कंटेंट आपसे शेयर कराऊंगा उसको दिमाग में जाने देना, क्योंकि अगले ही हफ्ते एग्जाम है। तो हम लोग को ये चाहिए कि जो फ्रेश कंटेंट है वो हमारे दिमाग में सेट हो जाए। थोड़ा पेन हैंग हो गई है, चलो ठीक है, बाद में देखते हैं। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसे रिलैक्स होकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाव दिखाता है कि आप सुन रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस दैट यू आर लिसनिंग। जिसमें ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि वक्ता की ओर ध्यान नहीं देना, सिर हिलाना और आंख से संपर्क करना, फोन पर अपना ईमेल जांचना या वक्ता बात कर रहे हो उसे बताना, या फिर खिड़की से बाहर देखना। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला जो है आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखे और आपकी बात पर कम से कम कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दे जिससे आपको लगे कि आप सुन रहे हैं, जिसमें से एक एक्सप्रेशन होता है सिर हिलाना, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सिर हिलाना। बेकार है, कंफर्टेबल है यहाँ तक? तो चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 में आप सारे बच्चे लोग कंफर्टेबल हो गए। चलते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रिलैक्स होकर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, सूचना प्रदान के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिगत अनुभव के उपयोग, आत्मविश्वास और आत्माभिव्यक्ति पर आधारित निर्णय लेना किससे संबंधित है। तो बोल रहे हैं कि भाई जो आप जो निर्णय लेते हैं, जिसमें आप जो है आत्मचिंतन कर रहे होते हैं, जो आत्माभिव्यक्ति कर रहे होते हैं, तो उसमें जो आप निर्णय लेते हैं तो वो किस चीज से संबंधित होता है, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो उसके पास ऑप्शंस आपके पास गिवन है। पहला है अंतर्दर्शी निर्णय लेने को, मतलब ये कि आप क्या करते हैं, आप आत्म ग्लानि करते हैं और मतलब आप जो है थोड़ा अपने मन से चीज़ों को थोड़ा सोचने या समझने की कोशिश करते हैं और फिर आप जो है डिसीजन लेते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में कि हम लोग के सामने 3-4 ऑप्शन रहते हैं और हम लोग कहते हैं कि मेरी ना गट फीलिंग कह रही है कि ये वाला इसका जवाब सही होगा, तो वो जो गट फीलिंग है वो ये वाला ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। नंबर 2 है तार्किक निर्णय लेने को। तार्किक निर्णय लेने का ये मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं कि भाई इसने कल ऐसा किया था, परसों वैसा किया था, तरसों वैसा किया था, और पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उस पर अपना लॉजिकल ओपिनियन लगाते हैं, क्योंकि 10 में से 6 बार इंसान इस तरीके से पेश आता है तो इसका मतलब उसका रवैया यही होगा। तो ये आपने तार्किक निर्णय ले लिया, ठीक है। तीसरा होता है सीमाबद्ध तार्किकता उपागम को, मतलब कि जो लिमिटेड लॉजिकल अप्रोच है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कई दफा क्राइम पेट्रोल जब देखते होंगे तो क्राइम पेट्रोल वाले क्या करते हैं, क्राइम पेट्रोल वालों को अगर कुछ डिसाइड करना होता है कि कातिल कौन है तो उसके लिए वो सीधा करते हैं, भैया सीसीटीवी फुटेज निकालो, या फिर जो भी क्रिमिनल है या जो भी जो विक्टिम है जिसकी जो है हत्या हुई है उसका मोबाइल हिस्ट्री निकालो कि देखो उसने किसको उसको फोन किया। तो उनका यही 2 ऑप्शन है, इन्हीं 2 ऑप्शन से वो क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि भैया कौन कातिल है ना। हालांकि एपिसोड के शुरू से दिख रहा होता है कि यही इंसान खून किया है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, सीसीटीवी और फोन कॉल की हिस्ट्री, बस काम खत्म है अपना इतने में। तीसरा है प्रश्नात्मक निर्णय लेने को, मतलब ये कहता है दरअसल कि जैसे मान लिया कि भाई आपने कुछ ऐसा निर्णय लिया जिससे जनहित में जो जारी था, मतलब लोगों को उससे फायदा होने लगा, है ना। तो लोगों को फायदा होने लगा या जनहित में जारी था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी अपन उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली है अनुभव के उपयोग को, आत्मविश्वास और आत्माभिव्यक्ति को, तो जो चीजें अंतर्मन से रिलेटेड हैं उसको सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें आप जो है अपने अनुभव से या फिर जो है अपनी गट फीलिंग से चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कंफर्टेबल है आप लोग? तो क्वेश्चन था आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ, तो हमने भी जवाब दिया अंतर्दर्शी निर्णय लेने को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है पर्पसली मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना
क्या कहलाता है। तो ऐसा कई दफा होता है कि जब भी जो है बहू जब अपने सास की बुराई करती है तो उसमें मसाला मिक्सचर लगाकर अपने पति को बताती है कि भाई आपको जो है ये पता चले कि आपकी माँ ने मेरे साथ क्या किया है ना। तो वो जो मसाला मिक्सचर लगाकर जो बताती हैं, तो यही होता है जानकारी को क्या करना, जानकारी को जानबूझकर हेरफेर करना। पॉइंट है समझ में। तो ये जो जानकारी को जो हम लोग जानबूझकर हेरफेर करते हैं वो क्या कहलाता है, वो फिल्टरिंग यानी कि नियंत्रण कहलाता है। वो असर्टिवनेस मतलब कि दृढ़ता परकता कहलाता है। डेविएंस यानी कि विचलन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्शन यानी कि अमूर्तता कहलाता है। तो इसका सही जवाब है कि हाँ भाई आपने क्या किया, फिल्टर किया कंटेंट को। मतलब ये कि जो सच बात थी आपने वो रखने के बजाय ऐसी कुछ बातें रखी जिससे जो बेटा है ये सोचने लगे कि उसकी जो मम्मी है उसकी वाइफ के साथ अच्छे से नहीं चल रही है। तो ये जो आपने जो फिल्टरिंग करी, ये जो आपने जो है चीजों को घुमा फिरा कर मसाला लगाकर जो है सामने वाले को बताया, यही होता है जानबूझकर जानकारी को हेरफेर करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकार कंफर्टेबल है अपन लोग यहाँ तक, आगे चलने की मैं कोशिश करूँ। चलिए चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया है मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है मेरे पास, संचार प्रभावी होगा यदि, वो कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा। मतलब कि जब दो लोग जब आपस में बात कर रहे होंगे तो वो जो बात है वो एक दूसरे के भेजे में घुस रही होगी। तब पहला, धीरे और स्पष्ट रूप से दिया जाए, मतलब आराम से स्लो मोशन में चल रहा है। आज हमने हाय बोला, कल हमने हाउ आर यू बोला, तो ये जो है धीरे चल रहा है और आराम से चल रहा है एकदम। तीसरा है उपयुक्त माध्यम के उपयोग से दिया जाए। उपयुक्त माध्यम का उपयोग दरअसल क्या कहने का होता है कि जैसे मान लिया कि भाई सामने वाला जो है कॉल पर अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या करें, हम कॉल पर आ रहे तो व्हाट्सएप कर देते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं। अब अगर कॉल पर आ जाता तो तुरंत ही बात हो जाती है। अब आपने मैसेज डाला है तो देखते हैं, जब वो मैसेज देखेगा तो उसका जवाब दे देगा। अगला है प्रेषक द्वारा इच्छित रूप से प्राप्त किया जाए। अब मतलब कहने का है कि जो मैसेज जो वो भेज रहा है ना, तो अब आपने जैसे मैसेज भेजा तो ये जो सामने वाला इंसान है जिसको मैसेज मिला है, अब उसका मूड नहीं है अगर आपके मैसेज का जवाब देने का, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये है उसकी इच्छा। ठीक है, अगर उसका मूड होगा आपके मैसेज को देखने का तो वो देखेगा, नहीं तो नोटिफिकेशन से ही उड़ा देगा। ठीक, अगला है रिसीव्ड इमीडिएटली, तत्काल प्राप्त किया जाए। सीधा आपने कॉल किया और बोला कि सुन आज हम लोग मूवी का प्लान बना रहे हैं, चलेगा, तो तुरंत वो जवाब देगा हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। पॉइंट है समझ में। तो आपसे बोल रहा है कि भाई संचार प्रभावी किस में हुआ, तो आपने सीधा फोन लगाया और पूछ लिया कि भैया मूवी चलना है क्या, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो उसने आपको जवाब दे दिया कि हाँ भाई मैं भी चलने के लिए एकदम रेडी हूँ। तो जो मेरा कम्युनिकेशन वो प्रभावी हुआ कब, जब हमने तत्काल उसे प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। सेट है यहाँ तक अपन लोग, कंफर्टेबल है। चलते हैं फटाक से फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स। बोल रहा है संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो भाई जो कम्युनिकेशन पार्टनर्स है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं और तुम है, मैं और तुम जो है अभी वन वे कम्युनिकेशन में जुड़े हुए हैं। वन वे कम्युनिकेशन कहने का क्या अर्थ होता है कि जिसमें मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो। ठीक है, अगर आपने अपने किसी दोस्त को बात कर रहे हो उसे तुरंत उसका जो है नंबर निकाला और कॉल लगा लिया उसको, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। जब आप किसी अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रहे होते हैं, आ रही बात समझ में। तो ये जो है मतलब मैं और तुम या तुम और तुम्हारा दोस्त कम्युनिकेशन के एक हिस्सा है, संप्रेषण के एक हिस्सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स। ठीक है, तो वो यही प्रतिभागियों की बात कर रहा है। बोल रहा है कि इनका जो चयन है वो कौन से कारकों पर निर्भर करता है, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे ये चीजें जो है निर्भर कर रही होती हैं। तो पहला है प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस, मतलब कि सन्निकटता, उपयोगिता या फिर अकेलापन। दूसरा है उपयोगिता, गोपनीयता और असंगतता। तीसरा है गोपनीयता, असंगतता और छल, विषमता, असंगतता और विचलन। अब देखो ऑप्शन के थ्रू अगर मुझे जवाब देना हो तो मैं ना एक चीज को समझूंगा, वो है असंगतता। असंगतता कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लिया कि तुम ये सोचते हो
कि बरसात जो है, जैसे बारिश अभी हो रही है, बारिश जो है एक अच्छा मौसम है, लेकिन तुम्हारा जो दोस्त है वो ये सोचता है कि नहीं, बारिश में कीचड़ बहुत हो जाती है तो मजा नहीं आता है। अब तुम्हारा दोस्त को बारिश वाला मौसम पसंद नहीं है, तुम्हें बारिश वाला मौसम पसंद है, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो तुम्हारा जो दोस्त है तुम्हारी इस सोच से असंगत है, मतलब कि उसकी जो सोच है तुम्हारी उस सोच से डिफर कर रही है, ठीक है। तुम्हें जो है बारिश वाला मौसम पसंद है, उसे बारिश वाला मौसम पसंद नहीं, मतलब दोनों अपनी अपनी सोच में डिफर कर रहे हैं। आगे बात पकड़ में, इसका मतलब ये है कि तुम उसे बात करना ही बंद कर दोगे। तेरे को बारिश वाला मौसम पसंद नहीं है ना, कल से तू दिखना मत जब तक बारिश गिरेगी, जब बारिश बंद हो जाए तो मेरे से आना बात करने के लिए। ऐसे बोलोगे कि तुम अपने दोस्त को? नहीं ना। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपका किसी से थॉट अगर डिफर करता है तो उससे आपके कम्युनिकेशन में क्या फर्क पड़ता है। अगर उससे आपका थॉट डिफर कर रहा है तो उसके अपने विचार है, आपके अपने विचार है, आप अपने विचारों से अपनी बात रख सकते हो, अपनी पसंद बता सकते हो, वो अपने विचारों से अपनी बात रख सकता है, अपनी पसंद बता सकता है। तो ये जो डिफर है थॉट का, ये कहीं इम्पैक्ट डाला क्या? नहीं डाल रहा है। ये जो असंगतता है ये हमारे कम्युनिकेशन के पार्टनर को चयन करने में कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है, ठीक है। तो उसका मतलब कि असंगतता जहां जहां होगा वो मेरा जवाब नहीं हो सकता, जो कि बी, सी और डी में है। तो जो बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वो मेरा जवाब होगा। हाँ भाई, जो प्रॉक्सिमिटी है, सन्निकटता है, उपयोगिता है और जो अकेलापन है, ये दरअसल कम्युनिकेशन के जो पार्टनर्स होते हैं, उनके जो प्रतिभागी होते हैं, उनके चयन में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो चेंज डालते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। बेकार है यहाँ तक। चलो मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा मैं स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, आते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक सफल टीम लीडर अपने सदस्यों को खालिस्तान श्रोता के रूप में चाहता है। तो जो लीडर होगा वो चाहेगा कि उसके जो श्रोता हैं, मतलब उसके जो टीम मेंबर है, वो एग्जैक्टली कैसे होने चाहिए। पहला है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होने चाहिए, इनएक्टिव होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, नॉमिनल होने चाहिए, इनमें से कोई ना हो तो भी चल जाएगा। अरे भाई, अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं तुमसे अपनी चीजें शेयर कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा ना कि तुम जो है उस बात को ढंग से सुनो, ताकि जब अगली बार ऐसी कोई परिस्थिति आए तो तुम उस हिसाब से उस पर एक्शन दो। बात आ रही पकड़ में? ठीक है। तो वो लीडर चाहेगा कि उसके जो श्रोता हैं वो कैसे होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। बैठे हैं तक अपन लोग, चलिए आइए चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, वक्ता को श्रोता के उत्तर का संप्रेषण खालिस्तान कहलाता है। अब जैसे मान लिया कि मैंने आपसे पूछा कि इस वाले क्वेश्चन का जवाब बताइए, और आपने इस वाले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए किसी भी एक ऑप्शन को चुना, ठीक है। तो जब आप किसी ऑप्शन को चुनते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ द लिसनर्स रिस्पॉन्स टू द स्पीकर कॉल्ड। मतलब कि जब मैंने आपसे पूछा तो आपने उसका जवाब दिया, तो आपने जब जवाब दिया तो आपने क्या किया, आपने फीडबैक दिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बैठे यहाँ तक अपन लोग कंफर्टेबल है, मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करके, लग रहा है कि चीजें जो है बढ़िया डायरेक्शन में जा रही हैं। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार मेरे साथ इस वाले क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एक दल के नेता हैं, बहुत ही बढ़िया, गर्व की बात है। आपके दल में अधिकांश सदस्य शिक्षित और सक्रिय हैं, बहुत ही मजा आ गया कि पढ़े लिखे लोग भी हैं और एक्टिव भी हैं। अधिकतम उत्पाद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व शैली का उपयोग करोगे। आप चाहोगे कि आपकी जो टीम है वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करे, तो उसके लिए आप चाहोगे कि कौन सी नेतृत्व शैली का प्रयोग किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो कम्युनिकेशन में अपना इम्पैक्ट डाल पाए, ठीक है। तो पहला है मेरे पास कंसल्टिव, दूसरा है एक्सप्लॉइटेटिव, मतलब कि एक तो आपने क्या किया कि उनको अपनी टीम में शामिल करवाया और फिर उनका जो है जी भर के शोषण किया। दूसरा है परोपकारी, मतलब कि उन पर जो है आशीर्वाद बना के रखा, जैसे सामान्य रूप से हमारे नेता लोग करते हैं। वो हमेशा ये एहसास दिलाते हैं कि हम ही आपके सब करता धरता हैं, हम कर रहे हैं तो आपके घर में दाल रोटी आ रहा है, जिस दिन हम करना बंद कर देंगे दाल रोटी आना भी बंद हो जाएगा। ये हुआ परोपकारी। अगला है सहभागी, पार्टिसिपेटिव। आप चाहेंगे कि आपके जो टीम लीडर हैं हर छोटी छोटी एक्टिविटी में आपका साथ दें,
आपकी परेशानियों को समझें और उसका निवारण करने के लिए थोड़ा परफॉर्मेंस भी दें। तो जब सब के सब जो हैं एक पार्टिसिपेंट की तरह, एक सहभागी की तरह किसी टीम का हिस्सा होते हैं, मतलब कि हर एक इंसान जो है उस काम को अपना काम समझता है, तो इससे बेहतर फीलिंग मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकती है। अगला है सभी, तो मैं सभी इसलिए नहीं चुनूंगा कि यहाँ पर शोषण भी है, तो हम अपने टीम के सदस्यों का शोषण नहीं करते, ये ठीक बात नहीं होती है। तो इस वजह से मैं कौन सा ऑप्शन चुन के आऊंगा? ऑप्शन नंबर डी चुन के चलाऊंगा। क्या बोलते हो? ठीक है, चलो मैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हालांकि इसमें आंसर मार्क हो गया है, कोई बात नहीं, फिर मैं एक्सप्लेन आपको जरूर करूंगा। कह रहा है कि एक संगठन में संघर्ष समाधान करने के लिए एक प्रभावी नेता बनने के लिए सर्वोत्तम अनिवार्य अंतर वैयक्तिक कौशल निम्नलिखित में से कौन सा है? वो कह रहा है कि अगर आप किसी दल के नेता बनते हैं तो उस वाली घड़ी पर आप में कौन सी स्किल है जो होनी ही चाहिए? तो सबसे पहला है लॉजिकल रीजनिंग, आप जो है चीजों को समझते हैं और उसके हिसाब से जो है काम करते हैं। दूसरा है सिंपैथी, सहानुभूति, आप सभी टीम मेंबर के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं। तीसरा है टेलीपैथी, मतलब कि फोन कॉल पे उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। चौथा है भाव शून्यता, इमोशनल नमनेस, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। देखो इसका जो सही जवाब है वो है इमोशनल नमनेस। वो क्यों है मैं तुम्हें ये समझाता हूँ। ऊपर की सारी चीजें अच्छी हैं लेकिन ये वाली चीज जो है ना बेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है किसी एक कंपनी को चला रहे हैं, ठीक है, अब उस कंपनी में कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो काम पर आया और थोड़ा सा नशा करके आ गया, मान लो कुछ पी के या फिर कुछ लेकर आ गया। अब वो नशा करके आया है ऑफिस में, अब वो कितना ही अच्छा एम्प्लॉय क्यों ना है, आपका स्टैंड क्या होना चाहिए? अगर वो नशा करके आया है और वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय भी है तो आपका स्टैंड ये होगा कि आप उससे साफ कहोगे कि अगर आप काम पर आना चाहते हैं तो ये नशा करके आप नहीं आएंगे, और अगर आप नशा करना चाहते हैं तो आप काम पर नहीं आएंगे। कंफर्टेबल है आप लोग? अब भले ही हम उस टीम मेंबर से जुड़े हुए हैं, उस पर्टिकुलर इंसान से हमारी जो है भावनाएं, हमारी सिंपैथी, हमारी सहानुभूति है, लेकिन अगर वो चीज काम पर इम्पैक्ट डालती है तो उस चीज पर हमारे जो इमोशंस है वो फिर खत्म हो जाते हैं। हमें चाहिए कि काम सही होना चाहिए। स्वीकार करते हो इस वाली बात को? तो मेरा जवाब दरअसल ये है कि इसी तरीके से आपको भाव शून्य होना पड़ेगा। अगर आप उस मोमेंट पर ये बोलते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, आज पी कर आया तो कल मत पी कर आना, और कल भी वो पी कर आ रहा तो ठीक है परसों मत पी कर आना, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब कि आपके जो बाकी के जो टीम मेंबर है उनसे आप भरोसा गंवा रहे हो। है, तो आप में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? आप में भाव शून्यता होना चाहिए। जब आप निर्णय लेते हैं तो सिर्फ सही के बारे में सोचकर निर्णय लेते हैं, और उसके बाद की आसपास की जो भी चीजें चल रही होती हैं आप उनको जो है अदरवाइज नहीं होने देते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं अगला क्वेश्चन, ये है मेरा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक बिगड़ैल बच्चे के रूप में आप क्या करते थे? आप छोटे होगे तो आप बड़े ही बदमाश होते होगे, है ना? आ, अब बदमाश जब आप होते होगे तो आप ना बहुत कुछ ऐसे काम कर लेते होगे जो जब आप बड़े हुए, जब आपको याद होता होगा कुछ ऐसी कोई बात, जैसे उदाहरण के लिए मतलब जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जब छोटा था ना तो मतलब जब हम लोग स्कूल जा रहे होते थे तो स्कूल वाले समय पर मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि टिफिन में जब वो खाना लेकर आते थे तो उनकी जो खाना होता था टिफिन का वो बहुत ही स्वादिष्ट होता था। मतलब मेरे घर में जो बनता था बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन मेरे जो फ्रेंड थे उनके घर का जो खाना है मुझे ज़्यादा स्वादिष्ट लगता था। तब ऐसा होता था मेरे मन में, ऐसा लगता था कि यार मुझे तो वैसे भी घर जाके यही खाना खाना है, तो मैं उनसे ना टिफिन बदल लेता था। तो मैं उनसे गया और उनका टिफिन मैंने ले लिया और अपना टिफिन उनको दे दिया। तो ये जो मैंने किया, ये थोड़ी सी हमने क्या करी, मतलब समझो कि एक दूसरे को स्वाद नया चखाने के लिए हल्की फुल्की सी बदमाशी कर ली। ये एक उदाहरण है, ऐसे 17 और उदाहरण थे। तो आप क्या करते थे? पहला ऑप्शन है जब आप बदमाश थे तो हम अपने खेलकूद के साथियों का नेतृत्व करने में आपको संकोच होता था। ये वाली बात सही है कि हम जो है जब किसी भी एनुअल एक्टिविटी होती थी तो उसे पार्टिसिपेट करने में थोड़ा सा परेशान होते थे, नहीं पार्टिसिपेट करते थे कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा या फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि स्टेज में मैं जाऊँ, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होगा। ये बदमाश थे, ऐसा करते थे क्या? दूसरा, आप हर जगह में अपने मार्ग पर चला करते थे, जो भी आपको रास्ता मिलता था उसमें निकल जाते थे, अपने को क्या करना है, जीवन अपना मस्त जा रहा है। तीसरा है आप इतने आत्ममुग्ध थे कि दूसरों के साथ मेलजोल नहीं करते थे।
मतलब किसी से बातचीत नहीं करते थे, अपना घर पे रहते थे, खाते पीते सोते थे। तीसरा है आप दूसरों के साथ झगड़ते रहते थे, मारा पीटी में लग जाते थे जब तब। आप दूसरों से घृणा करते थे एवं उसके साथ खेलने का इनकार कर देते थे। अब ये जो सभी कारण हैं, बताइए इसमें से कौन से जो है बिगड़ैल बच्चे के हैं? अब आप इस वाली चीज को समझिए। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन बिगड़ैल बच्चे का नहीं होता, ये घमंडी बच्चे का होता है। ठीक है, तो घमंडी और बिगड़ैल में फर्क है। ये जो रीजन है कि भाई जो सबसे लड़ाई झगड़ा करता रहता है, ये दरअसल एक बदमाश बच्चे का होता है। बिगड़ैल और बदमाश में फर्क होता है। बदमाश वो होते हैं जिनके सोच में ही मतलब वो चीजें भरी रहती है कि भाई सामने वाले को हमको नीचा दिखाना है। ठीक है, कंफर्टेबल। कुछ हद तक वो बिगड़ैल की गिनती में आते हैं, लेकिन बदमाश की कैटेगरी ये होती है। ठीक है, अगला है आप दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, तो ये तो इंट्रोवर्ट हो गया ना, मतलब आप जो है अपने में ही रहना पसंद करते थे। कंफर्टेबल है आप लोग, तो ये बिगड़ैल की निशानी तो नहीं है। और ये भी खेलकूद में साथियों का जो है स्टेज वगैरह पर अपन लोग नहीं जाते थे, ये भी इंट्रोवर्ट की निशानी हो गई, ये बिगड़ैल की निशानी तो नहीं है। बिगड़ैल की निशानी है कि हमको जैसा मन कर रहा है हम वैसा कर रहे हैं। पॉइंट है समझ में? हम भले हम दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जैसा हमको अच्छा लगता है हम वैसा करते हैं। तो कई कई दफा ऐसे आंटियां बोला करती थी कि बच्चा जो है पापा पे गया है, मतलब पापा पे गया, वो बोलने की क्या कोशिश करे जैसे इसके पापा जो है अपने मन की करते हैं, ये भी अपने मन की ही करता है, ऐसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वीकार करते हैं अपन लोग? कंफर्टेबल है? आगे चलें, आइए फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि आप दो पक्षों को उनके मतभेदों को हल करने में सहायता करते हैं, सारी बात पकड़ में, मतलब कि दो पक्ष हैं और आप जो हैं उनके मतभेदों में जो है समझौता करवा रहे हैं। जैसे वही अभी इंडिया पाकिस्तान का चालू हुआ था, तो बीच में ट्रम्प आ गए और ट्विटर पे डाल दिया कि भैया हमने जो है भारत पाकिस्तान का झगड़ा बंद करवा दिया है। बहुत ही बढ़िया, आपने तो एकदम महान कार्य किया ट्रम्प जी। तो ये जो ट्रम्प का जो रोल है, ये इस पर ही सवाल पूछ रहा है कि उसको क्या कहा जाएगा, ट्रम्प को क्या कहोगे? साक्षी कहोगे, ऑब्जर्वर कहोगे, मीडिएटर कहोगे, मध्यस्थ कहोगे, एडवोकेट कहोगे, अधिवक्ता कहोगे, या फिर इनमें से कोई नहीं कहोगे? तो जो इंसान आकर दो की लड़ाई में बीच बचाव करता है उसे हम लोग कुछ और नहीं क्या कहते हैं? मीडिएटर कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। मानते हो? यहाँ तक सेट है अपन लोग? चलिए फटाक से चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट on some issue, you do not have the time to prepare the report, what do you do? आपको जो है काम मिला आपकी नौकरी में कि भाई ये वाला जो रिपोर्ट है आज हमको शाम तक जो है बनाकर दे देना, लेकिन आपको जो है रिपोर्ट बनाने का टाइम ही नहीं मिला, आप किसी जरूरी काम में बहुत व्यस्त चल रहे थे, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है आपके पास, अपने अधीनस्थ से रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहेंगे, अपना नाम डालेंगे और जमा करेंगे। आप सीधा जाएंगे अपने जूनियर के पास, उसको बोलेंगे जल्दी से रिपोर्ट तैयार करो, और उसमें मेरा नाम चिपका दोगे, अपना नाम चिपका दोगे और जमा कर दोगे। क्या आप ये करोगे? दूसरा, रिपोर्ट तैयार करने से इनकार कर दोगे, अपने बॉस को बोलोगे तू अपना काम खुद कर, तेरा काम करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। तीसरा, अपने वरिष्ठ को समझाएंगे कि आप अपने अधीनस्थ की मदद लेंगे और अपने नाम के साथ साथ अधीनस्थ के नाम के साथ रिपोर्ट सौंपेंगे। आपके पास क्योंकि समय कम है तो आप अपने सीनियर को बोलेंगे कि क्योंकि समय कम है और हमें जो है रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो मैं अपने जूनियर भाई की जो है हेल्प लूंगा और उसके साथ मिलकर इसे समय पर पूरा करूंगा, और हम दोनों को क्रेडिट देते हुए, क्योंकि हम दोनों ने उसमें समय दिया है, मैं उस रिपोर्ट को सबमिट करूंगा। क्या आप ये करेंगे? डी, असंगत होने पर कुछ सामग्री एक साथ रखकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। मतलब ये क्योंकि परिस्थितियां जो है समय के अनुभव नहीं है, समय के अनुकूल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस पर जो है बायस्ड हो जाएंगे। चार चीजें मिली, वही चार चीज की रिपोर्ट दे दी, देखना है तो देखो, नहीं देखना है तुम्हारा मन। क्या आप ये करोगे? तो आप इनमें से कौन सा कार्य है जो आपको लगता है कि आप करना चाहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी यही चुना होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। बिल्कुल, हम जो है क्योंकि समय कम है तो अपने जूनियर से कहेंगे कि यार थोड़ी मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है, कल मिलके ये काम को खत्म करते हैं, और फिर उस रिपोर्ट में दोनों का नाम, क्योंकि उसने भी अपना एफर्ट दिया है, दोनों का नाम डालकर उसे क्रेडिट देकर
हम उस रिपोर्ट को अपने सीनियर के सामने क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सही लग रहा है, कंफर्टेबल है अपन लोग। तो मतलब देखो इन सारी चीजों में मतलब आप शायद इस वाली चीज को नोटिस कर रहे होंगे कि हम लोग करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जब मानो कि आप जो है किसी एक अच्छी नौकरी में लग जाएंगे, है ना, तो अच्छी नौकरी होगी, अच्छी तनख्वाह होगी, इन सभी के साथ ज़रूरी है, हाँ अच्छी घरवाली भी होगी, मैं मान गया आपको मिलेगी बिल्कुल, इन सभी के साथ लेकिन ज़रूरी है एक अच्छा व्यक्तित्व। पॉइंट आया समझ में? मतलब आपका जो जीवन है उसमें जो आपका व्यक्तित्व है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप कुछ नहीं लेकर जाओगे, कुछ भी नहीं। जो भी जो है आपने कमाया और जो भी आपने सब किया सब आप यहीं छोड़ जाओगे, अंत में यही होगा। और जो आप साथ ले जाओगे वो ले जाओगे दूसरों का प्यार, उनका सम्मान, और आपके जाने के बाद जो उन्हें आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दे जाओगे वो होगा आपके प्रति उनके मन में वो सम्मान, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो वो कहाँ से आता है? वो आता है एक अच्छे व्यक्तित्व से आता है। पॉइंटर समझ में? ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है एसबीआई बैंक गए और जब गए तब जो एम्प्लॉय है वो बोल रहा है कि वो लाइन में लगो, जब आप लाइन में लगते हो तो आपका नंबर आता है, तब तक तो लंच ब्रेक हो जाता है। जब जाओ एसबीआई बैंक में लंच ब्रेक ही चल रहा है, आपका जो है काम ही नहीं हो रहा है। जब आप किसी एम्प्लॉय से बात करो तो वो आपको कहता है कि उस वाली खिड़की में चले जाओ, उस वाली खिड़की में चले जाओ, उस वाली खिड़की में चले जाओ, कोई आपकी मदद करने को ही तैयार नहीं होता है। तो मुझे ये बताइए कि जब इस तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा तो क्या वो जो व्यवहार है, जिनके हाथ में उस कार्य को पूरा करने की शक्ति थी, उन्होंने जो आपके साथ ये व्यवहार किया, आप पसंद आएगा क्या आपको? अच्छा लगेगा क्या आपको? कहीं से भी नहीं। आप ये चाहोगे कि यार अगर सामने वाला इंसान जो है मदद कर सकता है तो वो दिल से करे, और बदले में आप भी यही जो है समाज के लिए करो, बदले में आप भी जो है यही सोसाइटी के लिए करो। और इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जा रहा है आपको, और इसीलिए इस वाले सब्जेक्ट पर जो है एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि लोग जो है गद्दी पर तो चले जाते हैं, कुर्सी पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन उस कुर्सी की जो गरिमा है उसको भूल जाते हैं। उनका व्यवहार सामने वाले के प्रति कैसा होना चाहिए उन्हें उस बात का एहसास भी नहीं होता। तो इस वजह से ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस दिया जाए। हाँ सब कुछ जरूरी है, गणित आना चाहिए, रीजनिंग आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व भी आना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। आप एक निजी अस्पताल में मरीजों के प्रवेश के प्रभावी हैं। चलो भाई, बहुत ही जबरदस्त बात है कि आपको क्या किया गया है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको सुपरवाइजर की पोस्ट पर रखा गया है। कहानी क्लियर है? मतलब ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी चीज है कि इस पर तो इंस्टा की रील बनाकर दिखानी चाहिए। तो चलिए एक इंस्टा की रील के बारे में सोचते हैं जिसमें मुख्य किरदार आप है और आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के सुपरवाइजर है। ठीक है, कहानी क्लियर है? चलो सुनते हैं कि क्या होता है इस कहानी में, कौन सा एक सिनेरियो आता है। ठीक है, तो रोल क्या है? रोल ये है, गरीब मरीजों को निशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए आपका जो प्राइवेट अस्पताल है वो बाध्य है। हाँ भाई, जो आयुष एक योजना है उस योजना के तहत हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो गरीबों को फ्री में इलाज देने के लिए बाध्य है ना। जिसका आयुष कार्ड बना हुआ है उसको इलाज मिलेगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ही गरीब मरीज आपातकाल में अस्पताल आ भी जाता है, वही सुपरवाइजर थे उस समय पर और ड्यूटी पर भी तैनात थे, परंतु यह अपना आधार कार्ड लाना भूल जाता है। उसको अब जो है इंसान के जो है पेट में दर्द हो रहा है, अतड़ियां बाहर आ रही हैं, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आधार कार्ड दिखाओ। अरे भैया वो अपनी अतड़ी दिखा रहे तुमको निकाल के, तो तुम क्या करोगे? अब वो अपना आधार कार्ड तो भूल गया है। जो निशुल्क उपचार की सुविधा भी चाह रहा है, मतलब वो चाह रहा है कि भैया मेरा फ्री में जो है हमारी अतड़ियों को अंदर खींच लो। तो आप क्या करेंगे इस वाली परिस्थिति पर? पहला ऑप्शन है आपके पास, शर्त पर उसे अस्थायी रूप से स्वीकार करेंगे कि उसे निर्वहन के समय आधार कार्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा। दूसरा, मरीज को मना कर दोगे, बोलोगे अपनी अतड़ियां संभाल और अपने घर जा। मरीज को पहले आधार कार्ड प्रस्तुत करने को कहोगे, मरीज को बोलोगे कि अतड़िया मैं बाद में देखूंगा, पहले तू अपना आधार कार्ड दिखा। चौथा है, उसे केवल तभी स्वीकार करोगे जब वह उपचार के लिए शुल्क का भुगतान करेगा। उसे तुम बोलोगे पैसे दो, इलाज लो। इनमें से क्या चीज आप करने वाले हैं?
तो बिल्कुल आपने, मुझे ऐसा लगता है कि एकदम सही जवाब ही चुना होगा और इसमें कोई दो मत भी नहीं है कि आप उससे बात करेंगे, आप उसे कहेंगे कि अभी मैं आपको अस्थायी रूप से जो है, क्योंकि आप इमरजेंसी है, आपातकाल में आप आए हैं, तो आपको मैं एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन जब आप डिस्चार्ज हो रहे होंगे, जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, तो आपको उस वक्त अपना आधार कार्ड क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। बैठे हैं आप लोग, कंफर्टेबल है? चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, आप विद्यालय के एक शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में एक नया छात्र आज से पढ़ने के लिए प्रवेश किया है, इसलिए उसे बहुत कठिनाई हो रही है। मतलब समझो कि सेशन चालू हो गया, क्लासेस शुरू हो गई, बेसिक्स के 2-4 कंसेप्ट भी डिलीवर हो गए, अब कोई बच्चा जो है लेट ज्वाइन किया, अब इस वजह से उसको क्या हो रहा है, चीजों को समझने में बहुत कठिनाई हो रही है, वो चीजें पकड़ नहीं पा रहा है, कैच नहीं कर पा रहा है, तो अब वो जो है आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है भाई, वो उस चीजों को समझ नहीं पा रहा है तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा, और शिक्षक तो आप हैं, तो उनका उत्तर शेष छात्रों के लिए पहले ही स्पष्ट है। अब वो ऐसे सवाल पूछता है जो कि आप जो है उसकी थ्योरी वाली क्लास पहले ही दे चुके हैं, और अगर आप दोबारा से उसके ये सवालों का जवाब देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है बाकी सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, और शायद ये भी हो जाए कि आप जो है समय पर इस वजह से सिलेबस भी ना पूरा करवा पाए, क्योंकि एक गिवन टाइम होता है और उसी समय पर सिलेबस पूरा भी करवाना होता है। बार बार वही चीजें चलती रहेंगी तो सिलेबस कभी कंप्लीट भी नहीं होगा, है ना? तो अगर आप उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आप समय से पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि इस स्थिति में आप क्या कर रहे होंगे? पहला है, इस छात्र के सभी प्रश्नों को अनदेखा कर दोगे और बोलोगे कि मेरे को पहले अपना सिलेबस खत्म करने दो, बाद में तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे बबुआ। प्रश्नों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसलिए कक्षा में छात्रों के सभी प्रश्नों को उत्तर दोगे, बोलोगे चल तू पूछ, मैं जवाब देता हूं, बाकी सारे बच्चे लोग का तो घूमना फिरना आना जाना लगा ही रहेगा। तीसरा, प्रश्नों को प्रोत्साहित जरूर करोगे, इसलिए छात्र को बोलोगे कि जब मेरी क्लास पूरी हो जाए तो मुझसे स्टाफ रूम में आकर अपने प्रश्नों का जवाब ले लेना। लास्ट है, प्रश्नों को प्रोत्साहित करोगे, इसलिए छात्र को विद्यालय समय के बाद निजी ट्यूशन पर घर आने के लिए कहोगे। छात्र को बोलोगे कि भैया मेरा जो है प्राइवेट ट्यूशन चलता है, 1000 रुपया उसकी फीस है, हर महीना 1000 रुपया लेकर मेरे पास चले आना, तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब मैं अपने प्राइवेट ट्यूशन में दे दूंगा। कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे? चलो जल्दी फटाक से चुनो। तो बिल्कुल आपने एकदम सही चुना होगा, मुझे उम्मीद है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। हाँ भाई, अपनी क्लास के बाद जो आपका फ्री पीरियड होता है उसमें बच्चे से कहोगे कि आप मुझसे स्टाफ रूम में आकर मिलिए, आपके सभी सवालों का जवाब स्टाफ रूम में कर दिया जाएगा, ताकि आपको पढ़ाई में कोई कठिनाई न हो। सही है, करते हैं यहाँ तक अपन लोग, आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन। आप सिनेमा हॉल के प्रबंधक हैं, ठीक है भाई, और आपको एक फोन भी आ गया है। फोन करने वाला आपको बोलता है कि उसने हॉल में एक बम लगा दिया है, लेकिन इसके पहले इस तरह की कई सारी जो है झूठी धमकियां भी आपको मिली हुई है, जिसपे लोग बोलते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। सच बात है ऐसा, तो आप क्या करोगे इस वाली स्थिति में? पहला ऑप्शन है, तत्काल पुलिस को सूचित कर दोगे, उनसे स्थिति को संभालने के लिए निर्देशों के लिए पूछोगे और उसके अनुसार ही आप काम करोगे। दूसरा, तत्काल पुलिस को फोन करोगे, हॉल में प्रवेश करोगे, दर्शकों को बम की धमकी की घोषणा भी कर दोगे और हॉल को छोड़ने के लिए भी कह दोगे। तीसरा, हॉल में प्रवेश करोगे, घोषणा करोगे कि आपात स्थिति है और दर्शकों से घबराए बिना हॉल को छोड़ने के लिए कह दोगे। कुछ नहीं करोगे क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की झूठी धमकियां आ चुकी थी। अब देखो, अगर ये पहली बार आती धमकी तो मैं पक्का ये वाली चीज करता, दर्शकों को बोलता कि भाई हॉल में बम लगा है, घबराओ मत, धीरे धीरे निकल जाओ। लेकिन मेरे को पता है कि ऐसा कई दफा हमारे साथ मजाक हो चुका है, तो क्या पता इस बार भी मजाक ही हुआ हो, और अगर मैं दर्शकों को जाने बोल दूं तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो सिनेरियो है जिसमें दर्शकों ने पैसे वगैरह पे किए हुए हैं, सब कुछ खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो आप ये नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि इसके पहले भी कई दफा ऐसा झूठा हो चुका है। आप इग्नोर भी नहीं करना चाह रहे हो, क्या पता पिछले 10 बार झूठा होगा और इस बार सच्चा हो गया और 10 लोगों की जान चली गई। तो इस वजह से हम लोग पुलिस को फोन लगाएंगे, उनको स्थिति को बताएंगे और जैसा वो निर्देश करेंगे उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस भी इस चीज को समझेगी कि अगर ये झूठ हुई और आपने दर्शकों को जाने के लिए बोल दिया तो एक तरह से लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, है ना?
तो वो उस हिसाब से जो निर्णय देंगे, मतलब जो सलाह देंगे, अपन उसे फॉलो करवा लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो कुछ और नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर ए। कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग? चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया कि जो बॉस है और जो एम्प्लॉय है, अगर वो जो है डेली 15 मिनट या आधा घंटा जो है एक मीटिंग पर मिलते हैं और जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी चैलेंजेस होते हैं, उस पर आपस में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, डेली आधा घंटा वो उस चीज के लिए निकाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा? पहला ऑप्शन है, ये जो एम्प्लॉय है, मतलब ये जो चीज है वो एम्प्लॉय को संतुष्टि देगा, एम्प्लॉय को लगेगा कि हाँ भैया हमारा जो बॉस है हमारी सुनता है। यह समूह संबंधों को घटाएगा, बॉस और एम्प्लॉय के बीच जो रिलेशन है वो कम हो जाएंगे। यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाएगा। हो सकता है कि क्योंकि आप डेली मीटिंग पर मिल रहे हैं और कोई ऐसा चैलेंज है जो आप यूजुअली डिस्कस नहीं कर पाते थे, लेकिन मीटिंग में जब बॉस कहते हैं कि अच्छा कोई बात है जो किसी एम्प्लॉय को कहनी है और आप उस समय अपनी बात उनसे कह देते हो, तो उस घड़ी पर जो निर्णय है वो लेना आसान होगा। यह अधीनस्थों को हतोत्साहित करेगा। हतोत्साहित का मतलब होता है कि डिस्करेज कर देगा कि यार डेली डेली बॉस आता है, हमारा प्राण खाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? बिल्कुल एकदम ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट जाकर बैठा है कि अगर आप जो है अपने बॉस के साथ डेली, बॉस आपको आधा घंटा निकाल कर दे रहे हैं कि आप इंटरेक्ट करो, अपने चैलेंजेस उनसे डिस्कस करो, तो जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे उस मोमेंट पर सभी क्योंकि बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई अपनी सलाह से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसी को तो टीम वर्क बोला जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। ये यहाँ तक अपन लोग कंफर्टेबल हैं? आगे बढ़ूं मैं? चलो फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? अब वृत्ताकार संचार क्या होता है? वृत्ताकार संचार ये होता है कि जैसे मान लिया कि आपके घर पे ना, मान लो, मतलब ऐसे सोचने की बात है, किसी और के घर पे ऐसे सोचते हैं, किसी के घर पे जो है किसी एक वरिष्ठ व्यक्ति की या परिवार के किसी सदस्य की जो है जान जो है चली गई है, किसी भी कारण से गई है, चाहे उनकी तबीयत खराब थी, चाहे एक्सीडेंट हो गया, जो भी हो गया है ना। तो अब जो है परिवार के सदस्य की जो है मृत्यु हो गई है, ठीक है। अब ये कोई खुशी की बात तो नहीं है कि हम लोग सबको फोन लगा लगा के बताएंगे कि भैया जो है हमारा जो परिवार के जो सदस्य हैं वो चल पड़े हैं और आज जो है भोजन है, चले आना तुम, आज भोजन हमारे यहाँ करना है। ये तो कोई ऐसा तो करता नहीं है, है ना। तो ये चीज फिर भी लोगों को पता चल जाती है और लोग जो है उनकी जो पुण्यतिथि होती है या जो उनका जो अंतिम संस्कार होता है वहां पर पहुंच जाते हैं। स्वीकार करते हो? तो ये चीज घर वाले जिनके परिवार के सदस्य के साथ ये दुर्घटना हुई है वो किसी को फोन करके नहीं बताते, लेकिन फिर भी जो सभी रिश्तेदार हैं वो समय से उस जगह पर पहुंच जाते हैं। नोटिस किया आपने कभी? तो ये जो हुआ घर वालों ने तो नहीं बताया, लेकिन ये जो हुआ कि सारे के सारे रिश्तेदार चले आए, ये कौन सा कम्युनिकेशन था? ये था वृत्ताकार कम्युनिकेशन, ये था सर्कुलर कम्युनिकेशन। मतलब कि एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, चौथे ने पांचवें को बताया, पांचवें ने छठे को बताया, और इस तरह से बात जो है सारे के सारे समुदाय तक चली गई और सारा समुदाय उनके पुण्यतिथि पर या उनके अंतिम संस्कार पर उस समय पर हाजिर हो गया, उस परिवार को सांत्वना देने के लिए, उस परिवार को सहयोग देने के लिए। स्वीकार करते हो इस वाली बात को, है ना। तो वृत्ताकार कम्युनिकेशन में क्या चीज होती है? मेंबर डिससेटिस्फैक्शन होता है, असंतुष्टि आ जाती है। समय निर्णय प्रक्रिया होती है, टाइमली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। सदस्य संतुष्टि होती है, मेंबर सेटिस्फैक्शन होता है। सूचनाओं के सम्यक अंतरण होता है, प्रॉपर डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इसमें से कौन सी चीज होती है वृत्ताकार संचार में? बिल्कुल आपने एकदम सही पकड़ा है, सूचनाओं का सम्यक अंतरण होता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लोगों तक सूचनाएं जो है पहुंचने लग जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर डी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास अगला, निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? अगर आप किसी चीज पर कोई फैसला लेना चाहते हैं तो उसमें कौन सी पद्धति जो है सबसे उपयोगी है, सबसे जरूरी है? पहला है पैसिव, निष्क्रिय, एकदम थके हुए बैठे हुए हैं एकदम, कि घर वाले कह रहे हैं कि भैया अपने कैरियर के लिए कुछ फैसले ले लो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हमको समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें कि पैरों पर खड़े होकर दिखाएं। अरे भैया एग्जाम है, पढ़ो, पेपर निकालो, और क्या। थोड़ा तो अपने कैरियर के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझो, लेकिन हम उसे नहीं समझते, हम निष्क्रिय रहते हैं। दूसरा, आक्रामक, अग्रेसिव,
मतलब इतना जोश कि 7 दिन तक तो बिना सोए पढ़ दिया, बिना खाए, बिना नहाए, और अगले 7 दिन तबीयत खराब कर ली, आराम से अस्पताल में भर्ती हैं, घर वालों के 4 खर्चे और बढ़ा दिए, दवाई वगैरह लगी होगी। तीसरा, दृढ़तापरक, असर्टिव, मतलब कि मन में ये वाला भाव रखा कि हाँ, ये मेरा लक्ष्य है और मुझे इसके लिए मेहनत करनी है, और मुझे इस लक्ष्य को घर वालों को या खुद को या अपने टीचर को या अपने समाज में लोगों को ये हासिल करके दिखाना है। ये फैसला लिया अपने मन में, और उसके लिए प्रतिदिन डेली डेली थोड़ा 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 काम करते रहे, और जिस दिन एग्जाम आया और बैठे पेपर में और फोड़ कर चले आए, और ऐसा फोड़े कि पेपर होना ही बंद हो गया उसके बाद से। दृढ़तापरक। अगला है निष्क्रिय और आक्रामक। ये दोनों तो एक साथ संभव नहीं है, या तो इंसान एग्रेसिव होगा या तो थका हुआ होगा। थका हुआ अग्रेसिव कैसे होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी तो होता ही नहीं है। तो इसमें से कौन सी चीज आपको लग रहा है कि जो निर्णय लेने होते हैं उसके लिए जरूरी है? तो सबसे ज्यादा जरूरी है दृढ़तापरक। बिल्कुल आपने एकदम सही ऑप्शन चुना। जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। मामला सेट है, यहाँ तक कंफर्टेबल है? चलूँ मैं अगले सवाल की तरफ। मजा आ रहा है चीजों में, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, मतलब कम्युनिकेशन जो है, मतलब बाकी सारी चीजें तो हैं ही हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जो है हमारी डे टू डे लाइफ का ऐसा पार्ट है जो सिर्फ आपके ज्ञान में नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी इम्प्रूवमेंट लेकर आता है ना। चलते हैं फटाक से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बस में भीड़ ज्यादा होती है तो धक्का मुक्की हो जाती है। धक्का मुक्की में किसी ने आपको पीछे से धक्का लगाया, आपने आगे वाले को धक्का दे दिया। अब आगे वाले को क्या पता कि धक्का तो पीछे से आया था ना, उसे तो यही लग रहा है तुम ही हो जो बैठे बैठे उसको जो है धक्के दिए जा रहे हो। अब इस धक्का मुक्की में उसे तो धक्का लगा है, भले तुम्हें पीछे से क्यों ना आया हो, वो आप पर गरियाएगा। और जब वो आप पर गरियाएगा तो आप क्या करोगे? पहला, तुम भी उस पर वैसे ही गरियाओगे, तुम भी उसको लगोगे मैं क्या पीछे से धक्का दे रहा हूँ तुमको, मेरे को पीछे से आया तो तुमको दिया हूँ, पीछे वाले को बोलो, ऐसे तुम भी उस पर गरियाओगे। दूसरा, कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहोगे, कंडक्टर साहब को बुलाओगे, इधर आओ रे, जरा इसको 2 राप्टे लगाओ और शांत कराओ। तीसरा, चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करोगे, आप उससे पूछोगे कि क्या हो गया भाई साहब, क्यों आप जितना कुछ चिल्ला रहे हैं, क्यों आप परेशान हो रहे हैं? बस है, भीड़ है, धक्का मुक्की सामान्य है, और ये बस भीड़ और धक्का मुक्की ही तो इस बस का मजा है। बाकी आपको क्या हवाई जहाज में धक्के मिलेंगे? बस में ही लोग आते हैं धक्के खाने के लिए, खाइए और मजे लीजिए। अगला है, उस पर क्रोध करोगे और उसे शांत करोगे। उसने तुम पर चिल्लाया, तुम भी चिल्लाओगे और उसे बताओगे कि चिल्लाना मेरे को भी आता है। कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही लग रहा है? एकदम तुमने सही पकड़ा। मुझे उम्मीद है तुम पर कि तुम उसके चिल्लाने का कारण को समझोगे। तो आपको बोल रहा है कि भाई तुमने मेरे को धक्का मारा, तो तुम बताओगे उसको यार धक्का मेरे को पीछे से आया है, तुम उसे समझाओगे और उसे शांत करने की कोशिश भी करोगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही? मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी। कंडक्टर साहब को बुलाओगे। अरे कंडक्टर साहब के पास जो है टिकट काटने का फुर्सत नहीं है। तुम देखो कंडक्टर साहब क्या कर रहे होते जब बस चलती है तो। यहाँ अगर प्राइवेट बस है तो कंडक्टर साहब सिर्फ सवारी भर रहे हैं दर 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 दर, और अगर गवर्नमेंट बस है, सरकारी बस है, तो कंडक्टर साहब की एक गद्दी वहाँ फिक्स होती है दरवाजे के पास, ध्यान दियो कभी, उस गद्दी में बैठा रहता है, तो वो कोई मतलब नहीं है तुम टिकट कटा रहे हो नहीं कटा रहे हो। टिकट कटा रहे हो तो ठीक, टिकट नहीं कटा रहे हो तो बस चेकिंग वाले अलग एक होते हैं ग्रुप, वो किसी बस में रैंडमली चढ़ जाते हैं, किसी की भी टिकट पूछते हैं, तुम्हारे पास टिकट होगी तो तुमको चलने देंगे, टिकट नहीं होगी बस से उतार कर फाइन लगा देंगे ना। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, आप अपनी बीमार माता जी के लिए दवा लेने जा रहे थे। आहा हा, इस पर भी एक इंस्टा की रील तो बनाना बनता है। चलिए, आप उस रील के मुख्य किरदार हैं, माता जी बीमार हैं, दवाई की जरूरत है। सिचुएशन सुनते हैं। कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते हुए वाहन से कुचल गए बच्चे को आप देखते हो। जैसे ही आप दवाई के लिए निकले थे, अचानक आप देखते हो कि एक लाचार बच्चा जो कि सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, तेजी से आती हुई गाड़ी ने उसे ठोक दिया और बच्चा जो है सड़क पर लेट गया। अब उसका चालक भी जो है भागने की कोशिश कर रहा है, ये तो होगा ही होगा।
बच्चे को ठोका है तो बैठकर इंतजार तो करेगा नहीं कि जनता आए और उसको पीटे। तो आप क्या करोगे इस परिस्थिति पर? पहला ऑप्शन है तत्काल घायल बच्चे को अस्पताल लेकर जाओगे, वाहन चालक को पकड़ोगे और उसको पीटोगे, पुलिस को घटना के बारे में बताओगे कि भैया पुलिस पहले आप आ जाओ, बाद में बच्चा और चालक को देखेंगे, घायल बच्चे के माता पिता को सूचित करोगे, पहले घायल बच्चे के मम्मी पापा का पता लगाओगे, तब तक बच्चा पड़ा हुआ है आराम से वहां पर और वो भी भाग रहा है। तो क्या करने वाले हो तुम इसमें से? एकदम सही पकड़ा है तुमने। ऑप्शन नंबर ए करेंगे अपन लोग। हम लोग जो है पहले उसकी जान बचाएंगे, जो भाग रहा है वो भाग जाए, माता पिता भी आ जाएंगे, पुलिस भी आ जाएगी, लेकिन इसकी जान अगर चली गई तो वापस नहीं है, वो बचाना है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आप एक सिनेमा घर में हैं, बहुत बढ़िया, चलचित्र में पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है, एकदम होता है ऐसा, मानते हो इस वाली बात को? जब राष्ट्रगान चल रहा होता है तभी कुछ लोग कॉलेज के जो छात्र होते हैं सामान्य रूप से वो सीटों पर बैठे रहते हैं और बात करते रहते हैं। तुमने इस वाली चीज को नोटिस किया होगा, अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी हम खुद भी यही काम कर रहे होते हैं, है ना? तो जब ऐसा आप देखेंगे तो क्या करेंगे? पहला है छात्रों से मारपीट करोगे, अडी दम है, अक्खा माजी सटक ली, जो बोले सोनी हाल, और लगोगे उनको पीटने कि राष्ट्रगान चल रहा है तुम खड़े कैसे नहीं हुए, उनका चित्र लेकर फेसबुक में डाल दोगे। हाँ, ये तो तुम पहले करोगे, कुछ करो ना करो, ये तुम पहले कर दोगे। अच्छा, उनसे बातचीत न करने का अनुरोध करोगे, उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि यार बातचीत मत कीजिए, राष्ट्रगान चल रहा है, वी आर फोकसिंग। और उनसे पूछोगे कि क्या खड़े रहने में उनको कोई कठिनाई हो रही है। चलचित्र प्रदर्शन बंद ही करवा दो, बंद करो, ये सब कुछ यहाँ पे नहीं चलेगा, ताकि छात्र के जो कॉलेज के जो छात्र हैं उनको हॉल से बाहर निकलवा दो तुम, जैसे तुम्हारे चाचा विधायक हैं, ये कर लोगे तुम, है ना? तो क्या करोगे तुम? बिल्कुल तुम ऑप्शन नंबर सी करोगे, उनसे अनुरोध करोगे कि वो बातचीत ना करें और उनसे पूछोगे कि क्या उन्हें खड़े रहने में कोई कठिनाई है। अगर हाँ उनकी कठिनाई जेन्युइन है तो उनसे कहोगे कि बिल्कुल बैठकर शांतपूर्ण तरीके से राष्ट्रगान का सम्मान करें, और अगर कठिनाई नहीं है तो उनसे अनुरोध करोगे कि खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आप एक शैक्षिक संस्था में शासी मंडल के सदस्य हैं, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। आप स्थानीय नगर निगम के भी सदस्य हैं, ठीक है भाई। तो आप जो है एक मतलब समझो किसी स्कूल में एक अच्छी पोजीशन पर हो, प्रिंसिपल वगैरह बन गए हो, अब एकदम बढ़िया, मतलब आपका जॉब वगैरह सब सेट हो गया है, और गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर टाइप के आपको जो है लोग विश भी करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम कर भी चलता है आपका, है ना, एकदम जलवा है आपका। और फिर आप जो है जो स्थानीय जो नगर निगम है उसमें भी जो है आप उनके मेंबर बने हुए हैं, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। अब जो शासी मंडल है, जहाँ पर आप शैक्षिक संस्था जो थी आपकी, उसके अन्य सदस्य आपको बोलते हैं कि आप तो नगर निगम में हो, है ना, हमारे पीछे जो जमीन है वो खाली पड़ी है, सही है, और उस पर जो है कुछ हो भी नहीं रहा है, तो आप नगर निगम में हमारी अर्जी लगाकर उस जमीन पर हमारा कब्जा करवा दीजिए, सही है। ऐसा होता भी है कि लोग क्या करते हैं, आजू बाजू की जो जमीन होती है सब अंदर कर लेते हैं, बोले अपने घर की जमीन है। तो आपको स्कूल वाले, जो प्राइवेट स्कूल वाले जिसके आप प्रिंसिपल हो, क्योंकि आप नगर निगम के भी एक अच्छे पद पर हो, तो आपको बोल रहे हैं कि बाजू वाली जमीन जो है हमको क्या करनी है, कब्जा करनी है। तो नगर निगम में अपनी सदस्य का उपयोग करो और शैक्षिक संस्था को वो बढ़ावा देने की कोशिश करो। तो बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी नगर निगम में अपनी पहचान लगाइए और हमको वो जमीन पर कब्जा दिलवाइए। तो आप क्या करोगे उस वाली स्थिति पर? कहानी समझ में आ गई? तो आप इस वाली स्थिति पर पहला ऑप्शन है उनको मना कर दोगे, बोलोगे ये अनैतिक है। दूसरा, बढ़ावा देने को सहमत हो जाओगे, बोलोगे हाँ हम तो कब्जा करके रहेंगे, आप करो, हम आपके साथ हैं, परंतु किसी तरह की पहल नहीं करोगे, मतलब कुछ करोगे ही नहीं, उनको बोलोगे जो करना है आप करो। बढ़ावा देने को सहमत हो जाओगे लेकिन सक्रिय कदम उठाओगे, ये बोलोगे कि ठीक है कब्जे में ले लो, जो होगा मैं बैठा हूं। अगला, सार्वजनिक रूप से इनकार कर दोगे परंतु निजी रूप से बढ़ावा दोगे, मतलब कि 4-5 लोगों के बीच में बोलोगे नहीं नहीं ये काम गलत है, लेकिन शाम को जब इंसान टेबल के नीचे से एक पेटी लेकर आएगा तो पेटी अंदर करके बोलोगे कर दिया जाएगा। कौन सा ऑप्शन चुनोगे आप? कौन सा सही है आपकी नज़र से? बिल्कुल आपने सही पकड़ा, ऑप्शन नंबर ए एक सही व्यक्तित्व के इंसान के हिसाब से ही है।
अगर वो जमीन पर आपका हक नहीं है तो उसका कब्जा आपका करना नहीं बनता है। वो सरकार की जमीन है, सरकार जानेगी उसका उसे क्या करना है ना? तो आप इनकार कर दोगे और उनसे कहोगे कि अनैतिक कार्य है, मैं तो करूंगा ही नहीं, ये तो एकदम तय है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी ये विचार अपने जहन से निकाल दें। ठीक है, अगला, आप नगर निगम के अधिकारी हैं, बहुत ही बढ़िया, नगर निगम के अधिकारी आप बने हुए हैं, अच्छी बात है, बने रहिए। अब एक गैर सरकारी संगठन के कुछ स्वयंसेवकों ने एक विद्यालय में चित्रकारी कर दी है। अब क्या हुआ कि आप नगर निगम में थे, बहुत ही बढ़िया, और गैर सरकारी संगठन के कुछ स्वयंसेवक थे, मतलब जो एनजीओ वगैरह जो चलाते हैं, है ना, या फिर जैसे मान लिया कि कहीं पर बजरंग दल होता है ना, शिवसेना होती है ना, और या फिर मान लिया कि किसी कोई पार्टी है, उदाहरण के लिए बीजेपी है, कांग्रेस के ऐसे लोग होते हैं जो लोग कोशिश ये करते हैं कि जनहित में जो है जो वो कदम उठा रहे जनहित में उठाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जनहित में कदम उठा रहे हैं ये सोचकर एक विद्यालय में चित्रकारी कर दी। मतलब वहां पे गए होंगे जो बजरंग दल के अगर वो हैं तो विद्यालय की दीवार में लिख दिए होंगे कि भाई वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे, मातृ पितृ दिवस मनाएंगे, ऐसा उन्होंने एक डिजाइन बना दिया। ठीक है, तो उन्होंने जो डिजाइन बनाया, तो उस डिजाइन के लिए उन्होंने चित्रकारी के पहले जो है आपसे कोई अनुमति नहीं ली थी। समझ आई बात? डिजाइन बना दिया, वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, मातृ पितृ दिवस बनाना है, और वो डिजाइन के लिए उन्होंने आपसे कोई अनुमति भी नहीं ली थी। तो आप इस मोमेंट पर क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है स्वयं सेवकों के खिलाफ कठोर कानूनी करेंगे, मतलब उनको समझाएंगे कि ये जो आपने किया है बहुत गलत किया है, वैलेंटाइन डे कैसे नहीं मनाने दोगे, हम भी देखते हैं। दूसरा, स्वयं सेवकों से मिलेंगे, समझाएंगे, उनको बताएंगे कि अनुमति लेना आवश्यक क्यों होता है। अगर वो अनुमति लेकर ये कार्य करते तो इससे अगर कोई दूसरा अधिकारी जो कि इन सारी चीजों को के लिए जो है सवाल पूछने का हक रखता है, तो वो आपसे सवाल पूछता और आप उसके जवाब देने के लायक होते। अब अगर मान लिया कोई अधिकारी इस चीज को देखेगा और आपसे सवाल पूछेगा तो आपका जवाब ही नहीं होगा, है ना। तो उसे समझाएंगे कि अगर कोई बड़ा अधिकारी जो है इसे देख लेगा और वो अगर कोई एक्शन लेगा तो हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे, आपकी मदद हम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हमें जानकारी में रखते हैं, हमें आप लूप में रखते हैं, तो अगर कोई बड़ा अधिकारी कुछ पूछता है तो हम आपकी मदद कर पाएंगे, कह पाएंगे कि हाँ उन्होंने जनहित में ये कार्य करने की कोशिश की है। और उनको उस घड़ी के लिए, क्योंकि उन्होंने अनुमति तो नहीं ली थी, उनको आपने समझाया कि अनुमति क्यों जरूरी है, और उस घड़ी के लिए उनको पूर्व प्रभावी अनुमति दे देंगे, बोलेंगे कि अभी मैं आपको टेम्पररी अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरा, स्वयं सेवकों को चित्रकारी को साफ करने के लिए पहले ही बोल दोगे, बुलाओगे उनको, बजरंग दल वगैरह, और मिटाओ इसको, जो है लगे हो तुम जो है दीवार खराब करने में। सरकारी संपत्ति को विकृत करने के आरोप में स्वयं सेवकों को गिरफ्तार कराओगे, सीधा पुलिस को बुलाओगे, जेल में डलवा दोगे। क्या करोगे? एकदम सही पकड़ा आपने, ऑप्शन नंबर बी करके आएंगे, उनको समझाएंगे कि अनुमति क्यों जरूरी है और उनको उस समय के लिए टेम्पररी परमिशन भी दे देंगे, क्योंकि जो कार्य है वो जनहित में किया गया है। अगला अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के लिए सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जो प्रोसेस है वो कम्युनिकेशन के लिए गलत है। ठीक है, तो पहला है यह गतिशील प्रक्रिया है। हाँ, कम्युनिकेशन एक गतिशील प्रक्रिया होती है, डायनेमिक होती है, जो कि सही है। स्थैतिक प्रक्रिया स्टैटिक है वो। तीसरा है द्विमार्गी संप्रेषण, जैसे वही तो अपने दोस्त को फोन लगाते हैं और आपका जो दोस्त है आपसे बात करता है तो द्विमार्गी हो गया। संदेश संप्रेषण, जैसे उदाहरण के लिए रेडियो जो है, हम उसमें बैठ जाते हैं और जनहित में सूचना दे देते हैं कि भैया कल से जो है हम लोग मॉक ड्रिल करने वाले हैं, तो ये हमने क्या किया, संदेश संप्रेषण कर दिया। और इनमें से कोई नहीं, तो एकदम सही जवाब है कि जो कम्युनिकेशन है वो एक स्थैतिक प्रक्रिया नहीं है। तो उसने पूछा था कि भाई कौन सा सही नहीं है, तो स्थैतिक प्रक्रिया जो है वो सही नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। बेटे कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग, आगे बढ़ जाऊं फटाक से, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण प्रक्रिया के लिए सही नहीं है? अच्छा, ये तो हमने कर लिया, यही जवाब था इसका, स्थैतिक। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अगला वाला क्वेश्चन, संप्रेषण कौशल की कमी निम्नलिखित में से किसमें परिणत हो सकती है? आपको बोल रहा है कि अगर दो लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन का लैक हो रहा है, दो लोग जो हैं आपस में बात नहीं करते हैं, चीजों को डिस्कस नहीं करते हैं, तो वो जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट
भ्रम होगा। भाई दो लोग अगर आपस में बात नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी होगी, कंफ्यूजन होगा ही होगा। निराशा, हाँ भाई एक दूसरे को लेकर जो है लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। तीसरा, खोए हुए अवसर, हाँ भाई अगर मान लो कि दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं और पहले के पास मान लिया कि भाई फ्री मूवी के टिकट्स हैं, दो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, उसके पास फ्री मूवी के टिकट्स हैं, तो वो ये सोचेगा कि अब छोड़ क्या ही अकेला जाऊं। और दूसरा कि अगर मान लो कि वो चाहता होगा कि यार कोई तो उसके साथ होता जो चलता उसके साथ, अब आप तो उससे बात ही नहीं करते हो तो आपको वो कैसे पूछेगा कि मेरे साथ चल, मेरे पास फ्री मूवी के टिकट्स हैं, तो अवसर भी हम लोग खो देंगे। तो ये सारी चीजें लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो आपने जो जवाब चुना बिल्कुल सही चुना, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। स्वीकार है यहाँ तक, कंफर्टेबल है आप लोग। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है प्रभावी संप्रेषण कौशल में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? अगर आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए? लिखित संप्रेषण, लिखकर बात करो, बिल्कुल सही बात है। मेल भेज दिया, उसने मेल पर जवाब दे दिया तो बात एकदम छप गई, अब उसको कोई बदल नहीं सकता। दूसरा, सक्रिय श्रवण, मैं कुछ बात कर रहा हूँ, आप उसे बहुत इत्मीनान से सुन रहे हो और सुनने के बाद वैसा ही जवाब भी दे रहे हो, मजा आ गया, इफेक्टिव हो रहा है। तीसरा, विवाद समाधान, हाँ भाई अगर दो लोग बात करते हैं तो अगर एक चिल्ला रहा है तो दूसरा जो है शांत होकर उसकी बात को सुनने की कोशिश करता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है। ये नहीं कि एक चिल्ला रहा है तो दूसरा भी चिल्लाया जा रहा है तो इफेक्टिव नहीं हुआ। तो ये विवाद समाधान तो बिल्कुल सारे के सारे जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हिस्सा है। आपने जो चुना एकदम सही चुना, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ठीक लग रहा है, मजा आ रहा है एकदम। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जैसा मैं आपको इस वाले वीडियो में करवा रहा हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो बिल्कुल अच्छे से इसको सीखते हुए चलिए। अगला है द की कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट आर। जो कम्युनिकेशन है उसे की कंपोनेंट क्या क्या है? पहला मैसेज है, दूसरा है रिस्पॉन्स है, तीसरा है मीडियम है, चौथा है टेलीफोन है। अब देखो मैसेज, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजते हो वो कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है, बिल्कुल है, करेक्ट बात है। दूसरा रिस्पॉन्स, सामने वाला उस मैसेज को पढ़ता है, ब्लू टिक हो जाता है और बदले में अगर आपको जवाब नहीं देता है तो आपका दिमाग फिर हाई पावर में चला जाता है। अब इसका नंबर डिलीट करो रे, इसको ब्लॉक करो रे, जब मैसेज भेजता हूँ जवाब नहीं देता हटाओ इसको अपनी लिस्ट से। तो अगर वो रिस्पॉन्स देगा तो कम्युनिकेशन बना रहेगा, ब्लॉक नहीं होगा, है ना। तो रिस्पॉन्स भी उसका हिस्सा है। तीसरा है मीडियम, भाई आप कौन से माध्यम से सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हो, कॉल लगाकर कर रहे हो, मैसेज भेज के कर रहे हो, उसके घर ही चले जा रहे हो, तो ये मीडियम भी जरूरी हिस्सा है। लेकिन जो चौथा है टेलीफोन, टेलीफोन तो एक प्रकार का मीडियम है ना, बात तो समझ रहे हो तो मैं क्या कह रहा हूँ। टेलीफोन जो है वो एक प्रकार का मीडियम है, कई सारे मीडियम हो सकते हैं, मैसेज भेजना, घर चले जाना, उनमें से एक मीडियम होता है टेलीफोन पर कॉल कर लेना। तो जो मीडियम का कोई प्रकार अगर पूछेगा तो टेलीफोन उसका जवाब हो जाएगा, लेकिन अगर कम्युनिकेशन का कंपोनेंट पूछेगा तो मैसेज, रिस्पॉन्स और मीडियम सही है, 1 2 3 सही है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 1 2 और 3। तो ये आता है अपन लोग। चलता हूं मैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या संचार कौशल में बाधक नहीं है? ऐसी कौन सी वाली चीज है जिससे संचार कौशल में कोई बाधा नहीं होती है? आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या है जो संचार कौशल में बाधक नहीं है? पहला है भावनात्मकता, इमोशनैलिटी, इमोशनैलिटी क्या बाधक नहीं है? दूसरा है संक्षिप्तता, मतलब कि क्रिस्पनेस, मतलब कि थोड़े ही कम शब्दों में अपने अपनी बात कह दी। सीमित शब्दावली, मतलब जैसे मान लिया कि भाई किसी इंसान के पास बात करनी है लेकिन उसका शब्द ही नहीं है कि वो बोले क्या। चौथा है वरिष्ठों का भय, वरिष्ठों का भय भी, मतलब जैसे मान लिया अपने बड़ों से कुछ बात कहना चाहते हैं लेकिन उनसे डरते हैं तो कह ही नहीं पाते हैं। सूचना की अधिकता, इतना सारा बोल देते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता है कि किस बात पर जो है बात करना चाहता था, और इतना सारा सुनने के बाद इंसान का दिमाग भी जो है ना बंद हो जाता है कि क्या बोल रहा है, पता नहीं बोले ही जा रहा है। अब जैसे उदाहरण के लिए इस वाली चीज़ को समझो, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ तो क्लास जब मैं लेता हूँ तो फिर जो है मैं स्लाइड बनाकर आता हूँ, है ना, स्लाइड बनाकर आता हूँ, पूरी बुक तो नहीं खोल के बैठ जाता हूँ। अब बुक खोल के बैठ जाऊँ तो 17 पन्ने उसमें लिखे रहेंगे जिसमें 2 पन्ने तुम्हारे काम के होंगे। तो इतनी सारी चीजें पढ़ोगे तो 2 पन्ने जो काम के थे वो कहीं ना कहीं जो है मिस कर दोगे। अगर वो 2 पन्ने ही स्लाइड में बनाकर दिखा दूं तो काम तुम्हारा बन जाएगा, है ना। तो ये सूचना की अधिकता होती है। सूचना की अधिकता क्या हुई कि आप पूरा का पूरा किताब खोल के बैठ गए, भाई काम की चीज पढ़ो, खत्म करो, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को बोल रहा है कौन सा संचार में बाधक नहीं है? सूचना की अधिकता बाधक है, समझ रहे हो। वरिष्ठों का भय बाधक है क्योंकि तुमसे डर रहे तो ठीक से बात नहीं कर पाए। सीमित शब्दावली बाधक है, तो तुम्हारे बोलना चाह रहे हो, तुमको शब्द ही नहीं पता कि सामने को क्या बोलूं कि समझ पाए हो, तो ऐसे बोलते ऐसा कर देना तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगला है भावनात्मकता, तुम चीजों को लेकर इतने इमोशनली जुड़े हुए रहते हो कि सामने वाला आपके साथ जो है जो करना चाह रहा होता है वो कर रहा होता है, और आप क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड हो तो उसको बोलते ही नहीं हो कि आपको बुरा लग रहा है, बस आप सह रहे हो। क्यों सह रहे हो?
इस क्वेश्चन का सही जवाब है संक्षिप्तता। अगर आप चीज़ों को कम शब्दों में सही तरीके से अगर डिलीवर कर देते हो तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है। संक्षिप्तता बाधक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्या बोलते हो तुम? कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग? सही है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल स्किल इज। आपको बोल रहा है कि भाई जो अंतरवैयक्तिक कम्युनिकेशन होता है उसकी सबसे इफेक्टिव डेफिनेशन कौन सी होती है? पहला, एक व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार से संप्रेषित करता है। जब आप अपनी बात रखते हो तो आप किस तरीके से रखते हो, ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का उपयुक्त परिभाषा है। दूसरा, एक व्यक्ति अपने कार्य को किस प्रकार से करता है, अपने काम को कैसे करते हो। तीसरा, एक व्यक्ति अपने अधीनस्थों से किस प्रकार अंतक्रिया करता है, मतलब अपने एम्प्लॉय से आप किस तरह से पेश आते हो। चौथा, एक संस्थान में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित होता है, मतलब आप लोगों से किस तरह के टर्म्स बनाते हो, आप लोगों के साथ किस तरह के टर्म्स मेंटेन रखते हो। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स की सही परिभाषा है। तो जो सही परिभाषा एकदम टू द पॉइंट वो ये है कि आप लोगों के साथ अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी बातचीत के थ्रू किस तरीके के संबंध, किस तरीके के जो रिलेशन है वो मेंटेन रखते हो। आपके सभी के साथ अच्छे फ्रेंडली रिलेशन है, आपके सभी के साथ अच्छे दोस्ती वाले रिलेशन है, कोई भी आपका जो है मतलब हेटर नहीं है। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की एक सही परिभाषा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्या बोलते हो तुम? कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग? ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे इस कम्युनिकेशन वाले सेशन को खूब इंजॉय किया होगा। तो मुलाकात करते हैं फिर आपसे अगले वाले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।